एवरीवन, अगर आप भी लखनऊ से किसी प्रकार से संबंधित हैं या लखनऊ के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए जल्दी से ये कुछ ज़रूरी बातें लखनऊ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें ये लखनऊ, यहाँ पे हरदोई, ये सीतापुर, ये बाराबंकी, ये रायबरेली और ये उन्नाव, ये ज़िले लखनऊ से लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं लखनऊ का नामकरण। लखनऊ का नामकरण कैसे हुआ? लखनऊ का नाम लखनऊ कैसे पड़ा? तो रामायण काल में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणपुरी से कहा गया। अयोध्या के पास की ये जगह लक्ष्मणपुरी कहलाई, लखनऊ। फिर ये देखते हैं, ये यहाँ पे ये लखनऊ का मैप, यहाँ पे कैसे हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली। सआदत अली खान को 1722 में लखनऊ का सूबेदार बनाया गया। आगे चलकर ये ही अवध के नवाब बन गए। ये आसफ उद्दौला हैं। नवाब आसफ उद्दौला ने 1755 में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी। आसफ उद्दौला ने अवध की राजधानी, इन्होंने प्रजा के लिए, प्रशासन के लिए, स्थापत्य के लिए काफ़ी काम करे। फिर आते हैं हम बड़े इमामबाड़े की बात पर। बड़ा इमामबाड़ा ये नवाब आसफ उद्दौला ने ही 1784 में बनवाया। 1755 में इन्होंने फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी, अवध की राजधानी। और फिर 1784 में इन्होंने बड़ा इमामबाड़े का निर्माण करवाया। बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराने का उद्देश्य ये था कि उस समय पर भीषण अकाल चल रहा था और लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। तो इससे प्रसन्न होकर के लोगों ने कहा कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफ उद्दौला। तो आसफ उद्दौला ने भी इसके जवाब में कहा, जिसे ना दे मौला उसको क्या दे आसफ उद्दौला। तो ये इसकी कुछ कहानी है। तो इमामबाड़े का जो सेंट्रल हॉल है, इस बड़े इमामबाड़े का जो सेंट्रल हॉल बना हुआ है वो सबसे बड़ा गुंबदकार सेंट्रल हॉल कहलाता है विश्व का। इसका कुछ ये 50-15 इसकी है, इसका इसकी माप है। 50-15 का ये गुंबदकार हॉल है। ये विश्व का सबसे बड़ा हॉल कहलाता है। पूरे इमामबाड़े में लोहे की बीम कहीं नहीं लगाई गई है। इसके गुंबदकार सेंट्रल हॉल में कहीं भी लोहे की बीम नहीं लगाई गई। और ये आश्चर्य की बात है कि पूरे इमामबाड़ा पूरा पत्थर का ही बना हुआ है। और फिर इसके पीछे एक और ये कहानी कही जाती है कि क्योंकि उन्होंने अकाल के समय लोगों को रोज़गार देने के उद्देश्य से इस इमामबाड़े का निर्माण करवा रहे थे वो, तो जो दीवार दिन भर में बनाई जाती थी वो रात भर में ढहा दी जाती थी कि काम ज़्यादा लंबा चलता रहे और लोगों को रोज़गार मिलता रहे। फिर उसके बाद आते हैं रूमी दरवाज़े पर। रूमी दरवाज़ा, इसका निर्माण भी आसफ उद्दौला ने 1784 में ही करवाया था। उद्देश्य उनका वही था कि लोगों को रोज़गार मिले। लखनऊ का ये प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तुर्किश दरवाज़ा भी इसे कहा जाता है। इसे तुर्किश दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है कि टर्की के दरवाजे से की वास्तुकला से मिलता हुआ ये दरवाजे का निर्माण करा गया है। वास्तुकार थे इसके किफ़ायतुल्लाह ने ज़रा दिमाग लगाने में किफ़ायत करी और थोड़ा वास्तु का थोड़ा चीटिंग कर लिया, ऐसा बस याद करने के लिए नाम को। इसकी ऊंचाई है 60 फीट का, ये ऊंचाई का है ये रूमी दरवाज़ा। फिर उसके बाद छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, ये छोटा इमामबाड़ा भी कहलाता है और हुसैनाबाद का इमामबाड़ा भी कहलाता है। इसका निर्माण मोहम्मद अली शाह ने 1837 में करवाया था। मोहम्मद अली शाह ने 1837 में करवाया था। फिर इसके बाद ये लखनऊ की सतखंडा इमारत है। सतखंडा इमारत है, इसमें पर 4 ही खंड हैं, देखिए, है ना। 4 ही खंडों का निर्माण हो पाया था। ऐसा चाहते थे मोहम्मद अली शाह कि 7 खंडों का निर्माण हो और वो सबसे ऊपर खड़े होकर पूरे लखनऊ को देखें, पर उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई
और ये सतखंडा इमारत कहलाती है। 1840 में 1840 में मोहम्मद अली शाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका निर्माण कार्य आगे नहीं हो पाया। इनका नाम ऐसे याद रखा जा सकता है ना कि सतखंडा इमारत मोहम्मद अली शाह, ऐसे जैसे मोहम्मद से मोहब्बत और 7 फेरे, ऐसे करके कुछ भी ऐसे है ना, कुछ भी याद रखा जा सकता है। फिर नवाब बाजिद अली शाह के लिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने प्रशासन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्ज़ा कर लिया और बाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया। इनकी बेगम थी बेगम हजरत महल। नवाब बाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता की, उसमें बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाजिद अली शाह की सैकड़ों बेगम थी। फिर उसके बाद ये हुसैनाबाद का जो घंटाघर है, इसका निर्माण हुआ है 1881 में। 1881 में इस हुसैनाबाद के घंटाघर का निर्माण कराया गया। इसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे ऊंचे घंटाघरों में से एक है। फिर उसके बाद इसका निर्माण, हुसैनाबाद के घंटाघर का निर्माण ये कराया था नासिरुद्दीन हैदर ने। नासिरुद्दीन हैदर हैं ये जो दिख रहे हैं पिक्चर में, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ऐसा कहा जाता है कि 2.25 लाख रुपए इसके निर्माण में लगे। और जो इसका जो वास्तुकला है जिसमें इसका निर्माण हुआ है, वो विक्टोरियन और गोथिक वास्तुकला कहलाती है। मतलब विक्टोरियन और गोथिक वास्तुकला में इसका निर्माण हुआ है। और ये जो गोथिक है ना, वो उससे मतलब होता है कि जो ऊपर की तरफ से नुकीली होती है ना। ये ऊपर की तरफ से, जैसे 1881 में से अवध के संयुक्त प्रांत के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जॉर्ज कूपर के आने पर उनके लिए इसे बनवाया गया था। गोथिक स्थापत्य में मेहराब नुकीली होती है। गोथिक स्थापत्य में जो मेहराब होती है, गोथिक स्थापत्य में जो मेहराब होती है वो नुकीली होती है। तो इसे किसके आने पर बनवाया गया था, वो इम्पॉर्टेंट बात नहीं है वैसे ही, कि 1881 में से अवध के संयुक्त प्रांत के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जॉर्ज कूपर, उनके आने पर बनवाया था। किसने बनवाया था? इन्होंने, नासिरुद्दीन हैदर ने। फिर काकोरी शहीद मंदिर, ये बेसिकली ये एक स्मारक है, काकोरी शहीद स्मारक। इसे काकोरी शहीद मंदिर कहा जाता है। ये जो काकोरी एक्शन में जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में इसे बनाया गया है। काकोरी ट्रेन कांड जो पहले कहा जाता था, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है, उससे संबंधित है। 9 अगस्त 1925 में इसे बनवाया गया काकोरी शहीद मंदिर को। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, तो उसी के उसमें से बनवाया गया है। शाहजहाँपुर से ट्रेन लखनऊ जा रही थी, है ना। जो ये काकोरी एक्शन जो हुआ था, शाहजहाँपुर से ट्रेन लखनऊ जा रही थी। काकोरी के पास, जो लखनऊ के पास एक जगह है काकोरी, उसी में इसे इस क्रांतिकारियों द्वारा, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके द्वारा ट्रेन को लूटा गया। उनका उद्देश्य था कि क्रांति की इस लड़ाई में जो हथियारों की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति के लिए जो आवश्यक धन चाहिए, उसके उद्देश्य से इन्होंने मतलब ट्रेन को ये एक्शन करा था। और जिसके चलते, इस एक्शन के चलते राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई थी। इन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो उसी स्मृति में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। फिर है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक 1857 की क्रांति में जो लोग शहीद हुए, उनकी याद में 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया। फिर चंद्रिका देवी मंदिर। चंद्रिका देवी मंदिर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। लखनऊ में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। 300 वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है। ऐसा माना जाता है कि 300 वर्षों जब से इसकी जानकारी हुई, तब से इसमें पूजा पाठ हो रही है। और इसके अलावा ये भी कथा है कि ये इससे भी प्राचीन है, क्योंकि
ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण के जो पुत्र थे वो भी यहाँ से निकले थे, उन्होंने यहाँ से इस मंदिर से आशीर्वाद लिया था। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि ये, ऐसा माना जाता है कि ये उससे भी प्राचीन मंदिर है। फिर चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन के जो वास्तुकार हैं वो जैकब हैं। स्टेशन की ये एक, चारबाग रेलवे स्टेशन की एक ख़ास बात है कि इसे जब ऊपर से नीचे देखा जाता है तो ऐसा लगता है किसी ने शतरंज की बिसात बैठा दी हो, ऐसा लगता है। फिर ये है चारबाग रेलवे स्टेशन के बाद ये है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, है ना, यहाँ पे हम सही कर लेंगे, ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक है। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ वर्ष 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय, लखनऊ का वर्ष 2012 में इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। कब? वर्ष 2012 में चौधरी चरण हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला। 2020 में भारत सरकार ने चौधरी चरण हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को 50 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया। 2020 में 50 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया। फिर उसके बाद ये है अम्बेडकर मेमोरियल पार्क। अम्बेडकर मेमोरियल पार्क में राजस्थान से लाए हुए बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में बनवाया गया है। डॉक्टर भीमराव के अतिरिक्त इसमें ज्योतिबा फुले, काशीराम आदि महत्वपूर्ण समाजसेवियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। फिर दशहरी आम, लखनऊ का दशहरी आम, इसको जीआई टैग मिला है क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि लखनऊ, दशहरी आम की शुरुआत लखनऊ से हुई है। लखनऊ का दशहरी आम को यहाँ का भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, यानी कि जीआई टैग। जीआई टैग यानी कि क्या? जो चीज़ वहाँ की किसी जगह की विशिष्टता हो या फिर वहाँ से संबंधित हो, वहाँ से जुड़ी हुई हो, उसे वहाँ की विशेषता हो, तो उसे वहाँ का, उस जगह का जीआई टैग मिलता है। तो दशहरी आम को लखनऊ का जीआई टैग मिला हुआ है। अब मदर ऑफ दशहरी मैंगो ट्री कहलाता है। काकोरी गांव में स्थित एक पेड़ है जिसको मदर ऑफ दशहरी मैंगो ट्री कहलाता है। इसे दशहरी आमों का पहला पेड़ माना जाता है। मलिहाबाद में आमों का बाग, और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आमों का निर्यात किया जाता है। मलिहाबाद में आमों का बाग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहीं से दशहरी आमों का निर्यात करा जाता है। फिर ये वीडियो है, इसमें ये मलिहाबाद है, यहाँ पे काकोरी। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे ये लखनऊ में, यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा स्थित है, ये आलमबाग। फिर उसके बाद ये चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी बहुत फेमस है। लखनऊ का चिकनकारी, ये वर्ड कहाँ से आया? ये चिकनकारी शब्द तुर्किश शब्द चिक से लिया गया है। चिक का मतलब होता है कि बहुत महीन पारदर्शी जाली, है ना, बहुत महीन पारदर्शी जाली को चिक बोलते हैं। तो वही चिक से चिकनकारी वर्ड आया, धागों का काम होता है। इसको भी, चिकनकारी को, लखनऊ की जीआई टैग मिला हुआ है लखनऊ का। जरी जरदोजी कढ़ाई, धातु की कढ़ाई है ये। राजसी पोशाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल राजाओं की पोशाकों में किया जाता था, उससे ये जरदोजी की कढ़ाई करी जाती थी। इसे भी यहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है, लखनऊ का जीआई टैग दिया गया है जरी जरदोसी को भी। तो चिकनकारी, जरी जरदोसी की कढ़ाई को जीआई टैग प्राप्त है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये जो कथक नृत्य होता है ये उत्तर भारत से संबंधित है। इसका कथक नृत्य का उत्तर भारत का लखनऊ घराना और जयपुर घराना प्रसिद्ध है। तो कथक का जो उद्भव है वो कथा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। पुराने समय में
कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए नृत्य करते। कथक के बारे में यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण की लीलाएं, श्रृंगार से संबंधित कथाओं का वर्णन कथक में किया गया है नृत्य के माध्यम से। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 13 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई, संगीत नाटक अकादमी की लखनऊ में। और कथक संस्थान की स्थापना 1988 और 89 में करी गई। उसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवंबर 1920 में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय का जो मोटो है वो है लाइट एंड लर्निंग, और इसके जो फाउंडर, इसकी जिन्होंने स्थापना करी वो मोहम्मद खान कहे जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, और जो वाइस चांसलर हैं वो इस समय पर आलोक कुमार राय हैं। फिर बिरजू महाराज, ये लखनऊ से संबंधित इस प्रकार हैं। बिरजू महाराज जी ये लखनऊ से संबंधित हैं। इनका असली नाम है ब्रज मोहन नाथ। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला और 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। तो बिरजू महाराज जी के पिताजी का नाम है अच्छन महाराज, यही इनके पिता हैं, यही इनके गुरु भी हैं थे। फिर कुकरेल घड़ियाल अभयारण्य, ये लखनऊ में स्थित है। कुकरेल घड़ियाल अभयारण्य से क्या मतलब होता है? अब ये मिला हुआ है दो शब्दों से, अभय और अरण्य। अभय और अरण्य। अभय का मतलब बिना डरे और अरण्य मतलब वन, जहाँ पे पशु बिना डरे रह सके वो अभयारण्य कहलाते हैं। यानी कि जो सरकार द्वारा संरक्षित करे गए हैं, सरकार संरक्षित वनों को अभयारण्य कहा जाता है। तो ठीक है, थैंक यू। तो ये थी लखनऊ की कुछ ज़रूरी जानकारी।